वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू बी विद कॉमर्स क्लासेज मथुरा। आज हम आप लोगों के लिए पार्टनरशिप के रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला जो पार्ट है उसको लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर इन चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, फॉर्मूलेज भी डिस्कस किए हैं। यानी टोटल जितना कर सकते हैं हम आपके लिए ऑनलाइन उतना सब कुछ हमने किया है। तो आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी जो बेसिक है या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या होता है रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करने होते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। और इसी चैप्टर की मैं आपके लिए अगली वीडियो एक या दो जितनी रिक्वायर मुझे लगेंगी की ज़रूरत है वो और बनाऊंगा, जिसमें आपके लिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस चैप्टर के। ठीक है, ट्राई करूँगा कि एक वीडियो में आपके लिए रिटायरमेंट के क्वेश्चंस लेके आऊँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डेथ के क्वेश्चन लेके आऊँ। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं इन दोनों ही पार्ट्स के रिलेटेड दोनों चीज़ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, रिटायरमेंट ऑफ और डेथ का मतलब क्या है। ये कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स क्रिएट सीजिंग टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी रिटायरमेंट का मतलब है जब एक पार्टनर फर्म से अपने जो राइट्स हैं उनको समेट ले, ख़त्म कर दे और फर्म छोड़ दे। ये कह रहा है अब पार्टनर में रिटायर, किस तरह से रिटायरमेंट ले सकता है पार्टनर, ऑफ देयर इज एग्रीमेंट ऑफ दिस इफेक्ट। अगर उनके पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी तरह का एग्रीमेंट है कि कितने टाइम बाद कोई पार्टनर को फर्म छोड़ना है या पहले से ही फिक्स है, तो उस हिसाब से वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा उसको। दूसरा है ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट, जब सभी पार्टनर सहमत हो कि किसी पार्टनर को फर्म छोड़ देनी चाहिए तो उसके लिए वो रिटायरमेंट ले सकता है। या किसी वजह से अचानक उसको कोई रीज़न ऐसा लगता है कि मुझे पार्टनरशिप में हम नहीं रहना है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए पहले एक रिटन नोटिस देगा अपनी फर्म को और उसके बाद फर्म को छोड़ सकता है। तो सिंपल और हम कहें सिंपली कि आपको मैं एक चीज़ बता दूं पहले कि यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इनमें से 1 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे छोड़ सकता है, जब एग्रीमेंट में ऐसा कुछ हो, जब सभी पार्टनर ऐसा चाहते हैं, या जब वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है तो उसके लिए नोटिस देके वो पार्टनरशिप को छोड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जब ये पार्टनर जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको क्या क्या मिलता है। ठीक है, किन किन चीज़ों को उसको दिया जाएगा। और यानी अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्या चीज़ें क्रेडिट की जाएंगी और कौन सी चीज़ें डेबिट की जाएंगी, उनके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इनको ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ढंग से समझिएगा। सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इच कैपिटल, यानी जो उसके कैपिटल का बैलेंस है वो उसको मिलेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये भी बिल्कुल एडमिशन की तरह ही होता है ना, ज़्यादातर चीज़ें इसमें भी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो जाएंगी, तो इसलिए इसी थ्योरी में आपको समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो अलग चीज़ें होंगी उन पर हम थोड़ा फोकस कर लेंगे। देखिए, एक तो उसको कैपिटल मिलेगी जो उसका बैलेंस है। दूसरा क्रेडिट बैलेंस ऑफ इच करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट ओपन हुए तो करंट अकाउंट में जो कितना भी क्रेडिट बैलेंस है वो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर क्रेडिट है तो, डेबिट है तो माइनस होगा, यानी डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल बाय गेनिंग पार्टनर। ठीक है, यानी जब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो इस समय वो एक तरह से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कंडीशन में होता है, तो फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उसको शेयर दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, तो ये भी उसको मिलेगा। शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस डेट तक जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन जो प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं अभी तक, उनको उनके रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, उसका जो इसका शेयर होगा वो मिलेगा इसको। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा इसमें भी, तो जो प्रॉफिट होगा तो इसको क्रेडिट साइड में मिलेगा और लॉस होगा तो इसके डेबिट साइड में जाएगा। शेयर
इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ये साल के एंड में या साल की शुरुआत में रिटायरमेंट ना लेके किसी बीच में किसी डेट को लेता है, तो उस डेट तक फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट का भी इसको हिस्सा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज करती है 31 मार्च को और स्टार्ट करती है ईयर को 1 अप्रैल को, लेकिन ये रिटायरमेंट लेता है 30 जून को, यानी 1 अप्रैल से 30 जून तक जब तक ये और रहा 3 महीने, तो उसको 3 महीने के लिए फर्म का कितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके उसमें से इसको शेयर इसका दिया जाएगा, ये रिटायरिंग पार्टनर होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई होगी तो दी जाएगी, जितने महीने रहा उतने महीने के हिसाब से, और सैलरी कोई मिलती है तो, या फिर कोई भी इनको रेम्युनरेशन मिलता है तो इनको दिया जाएगा। अब वो कौन से पार्ट हैं जो डिडक्ट किए जाते हैं? सबसे पहला डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो कभी डेबिट हो नहीं सकता, वो तो हमेशा क्रेडिट में आएगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे उसके, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और देखिए क्या क्या माइनस होगा, यानी डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा? शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है ऑलरेडी तो वो इनके डेबिट साइड में लिखी जाएगी। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, अब प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है तो लॉस क्या है? डेबिट होगा। कोई ड्राइंग्स है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमेशा आपको मालूम है डेबिट साइड में आती है। शेयर ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का अकाउंट का लॉस है तो आपका डेबिट में आएगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, हिज शेयर ऑफ बिजनेस लॉस, अब जिस दिन वो जा रहा है उस दिन तक फर्मों को कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस क्या? डेबिट में जाएगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा इनकी चीज़ों का, अभी देखिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इससे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी थ्योरी समझने की कोशिश कीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे? सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने पड़ेंगे जिस दिन वो पार्टनर जा रहा उस दिन के बाद, क्योंकि जब वो पार्टनर जाएगा तो उसका शेयर फ्री हो जाएगा, तो उसके शेयर को बाकी जो लोग कंटिन्यू करेंगे उन लोगों को वो शेयर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसकी जिस दिन रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा उस हिसाब से फिर जनरल एंट्री वगैरह होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर आर लिखना भूलिया मिस प्रिंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा उसके हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटी जैसे आप एडमिशन में बनाते थे उसी तरह से। बस इसमें ये है कि केवल नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे जितने भी पार्टनर है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, प्रॉफिट सब में बटेगा, या लॉस जो भी होगा वो सब में बटेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, जो बैलेंस शीट में कोई लॉस या रिजर्व दे रखे हैं उनको बांटा जाएगा, उनके लिए जनरल एंट्री वगैरह की जाएंगी। ठीक है, एसर्टेन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट की डेट तक कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस को वो कैलकुलेट किया जाएगा, उसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटल का एडजस्टमेंट, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बाकी पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो अगर एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा तो वो किया जाएगा। और लास्ट क्या आएगा? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू टू रिटायर्ड डिसीज्ड पार्टनर, यानी किसी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से या उसके डिसीज्ड यानी मर जाने से, उसे गुजर जाने से, उसकी डेथ की वजह से जो उसका रिटायरिंग पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर को हम किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, या उसका डिसीज पार्टनर है तो उसका जो एग्जीक्यूटर है जो उसका उत्तराधिकारी है उसको हम उसका पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी काम होगा। ठीक है, अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, जो आपको मैंने वैसे तो बता ही रखे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये आप जानते ही हैं, इनको निकालने का तरीका समझ लीजिए डायरेक्ट। When no information about new ratio or gaining ratio is given in question, यानी जब क्वेश्चन में ना तो आपको न्यू रेशियो दे रखा हो ना गेनिंग रेशियो दे रखा हो, तब क्या करेंगे? यानी ओल्ड रेशियो दे रखा है और रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो हमें पता ही है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इन दिस केस इट कंसिडर दैट द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड द रिमेनिंग पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, यानी ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके रेशियो को बाकी बचे हुए पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि ABC 3 पार्टनर हैं जो कि 3, 2 और 1, इन 3 रेशियो में वो डिवाइड कर रहे हैं। इनमें से जो C है हमारा, वो मान लीजिए रिटायरमेंट ले लिया उसने या उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे?
और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है कि नया रेशियो क्या होगा, या वो गेन किस रेशियो में करेंगे, या रिटायरिंग पार्टनर शेयर को किस रेशियो में लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो हम क्या मानेंगे कि इस जो 1/6 है, इसका जो सी का रेशियो है, इसको ये 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, यानी गेनिंग रेशियो इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या मानेंगे हम, 3 और 2 का, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी, और जो न्यू रेशियो होगा वो भी 3 और 2 माना जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल सॉरी द गेनिंग रेशियो इज गिवन विच इज डिफरेंट देन द ओल्ड रेशियो इन दिस न्यू रेशियो इज कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन्ड फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर। यानी अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जब हमें गेनिंग रेशियो दे रखा होगा ऑलरेडी, तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो में हम गेनिंग रेशियो को ऐड कर देंगे, तो हमारा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो भी दे रखा है हमें तो, ठीक है। थर्ड, इफ़ द न्यू रेशियो इज गिवन द गेनिंग रेशियो बराबर, आपको मालूम है न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए। तो ऐसे केस में अगर आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है तो आप ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए, तो आपका गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा, जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखिए आ गया अगले पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है। जो AS 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, आपने पढ़े 11th में। तो इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए तरीके दिए गए हैं। ये कह रहा गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड एज ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूँ, कई बार ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में भी और 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सी गुडविल को बुक्स में शो करना ज़रूरी है और कौन सी गुडविल ऐसी है जो बुक में शो नहीं की जाती है। तो जो गुडविल हमने खुद वैल्यूड की है या रेज की है, तो उस गुडविल को कभी भी हमारी अकाउंटिंग बुक्स में शो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमने गुडविल किसी से परचेज की है, यानी किसी का बिजनेस हमने परचेज किया है, तो उसको हमें गुडविल का पेमेंट करना पड़ गया, तो ऐसे केस में आपको गुडविल अगर आपने ख़रीदी है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो गुडविल आपको असेट्स में दिखानी पड़ेगी। क्लियर? देयरफॉर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री इज डन फॉर गुडविल। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुडविल रिटायरमेंट के लिए पे हम कोई खरीद नहीं रहे, तो इसलिए गुडविल के लिए हम केवल एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, उस नई एंट्री को। ना तो एडमिशन की गुडविल को हम बुक्स में दिखाते कभी, ना रिटायरमेंट की गुडविल को बुक्स में दिखाते, ठीक है। केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू हम उनको एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको मैं बता देता हूँ, एडमिशन में तो गुडविल का पैसा कैश में आता था कई बार, लेकिन रिटायरमेंट में कोई कैश में पैसा नहीं आता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गुडविल को केवल कैपिटल या करंट अकाउंट के माध्यम से ही एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको एडमिशन में मैंने बताया था, जब कैश में गुडविल नहीं आती है तो क्या करते हैं हम, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो वो है नई गुडविल के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे ये रहा, देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो सभी गेन कर रहे होंगे तो, ठीक है। या और जो हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है या उसके साथ कोई और सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो भी कोई मैंने आपको जैसा बताया कि रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर ही आपका सेक्रीफाइस करता है नॉर्मल केसेज में। एक कभी कभी कुछ केस ऐसे भी आ जाते हैं कि कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर आप उनको कह सकते हैं, तो उनमें से भी कोई सेक्रीफाइस कर सकता है। तो जो भी गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट करेगा। ये है नई गुडविल के लिए जो वैल्यूड की जा रही है। लेकिन अब बुक्स में पहले से ही कोई गुडविल दे रखी है, तो ऐसे केस में वही सेम एंट्री जो आपको मैंने एडमिशन में बताई थी, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उनके ओल्ड रेशियो में, सभी पार्टनर, यहाँ पर ओल्ड नहीं है ऑल है, ठीक है। और टू गुडविल अकाउंट जो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही होगी उसको, ठीक है। इसके बाद हिडन गुडविल। हिडन गुडविल उस केस को कहा जाता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में भी। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि जब गुडविल के बारे में वो कुछ भी ना बोले, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है जो हमें निकालनी पड़ जाती है। ये तो वो कैसे होगा, ये कह रहा है समटाइम गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली बट इफ ए फर्म एग्री टू पे अ सम, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि गुडविल का उसका शेयर दिया जाएगा, लेकिन गुडविल कैसे वैल्यूड होगी ये नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब है गुडविल हिडन है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट के बाद। ये कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू रिजर्व रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इटीसी देन केसेज अमाउंट इन द शेयर ऑफ गुडविल नोन एज हिडन गुडविल। तो ये कह रहा है जब हमें लायबिलिटी वगैरह दे रखी हो, असेट्स वगैरह दे रखी हो फर्म की, तो उनके बेसिस पे हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं और
इसका कैलकुलेट करने का तरीका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में ही मैंने बताया है और एडमिशन वाले चैप्टर में ही मैंने बताया है। तो आपको अगर ये मेथड देखना है, इसका सीखना है हिडन गुडविल कैसे वैल्यूएशन होता है इसका, तो आप पुराने पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जैसा आपको मालूम ही है, आप एडमिशन भी कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो आपको बताया गया है कि जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है तो उनके लिए एक अकाउंट बनाते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देना, उसको भी देना है। ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ नया बताने जैसा नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी बिल्कुल सेम चीज़ होगी जैसा हम एडमिशन में करते थे कि जो भी रिजर्व है, जो भी हमारा प्रॉफिट है, यानी लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम है जो बांटना है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और तीन जो भी ऑल पार्टनर्स हैं हमारे उन सभी को क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है। यहाँ पे सभी जगह ऑल है, केवल गुडविल को छोड़ के बाकी सब जगह ऑल पार्टनर्स आना है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे वो डेथ हो या रिटायरमेंट हो। ठीक है। चाहे वो जनरल रिजर्व हो तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, या प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि असेट साइड में अगर आपको वो दे रखी है गुडविल, तो ऐसे केस में गुडविल क्रेडिट होगी और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। अभी देखिए इसी तरह इसने आपको और भी रिजर्व दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो कोई भी रिजर्व हो वो डेबिट होगा और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है। और कोई लॉस होगा यानी असेट साइड का कोई भी आइटम होगा तो वो आइटम क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस हो, गुडविल हो, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हो, एनीथिंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसको क्या क्या देना उसके लिए। तो देखिए द आउटगोइंग पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर इज सेटल्ड एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप, 3 केसेज मे बी देयर एज गिवन बेलो। यानी 3 केस हो सकते हैं, हम इसको जब पेमेंट करेंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड फुल अमाउंट आइदर इन कैश और बाई चेक। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, यानी हम उसको कैश पूरा पेमेंट जब कैश या चेक से कर रहे हो तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश में दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा और चेक से दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। सेकेंड केस क्या है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड नथिंग इन कैश देन द होल अमाउंट ड्यू टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जब हम उसको कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे कैश में या चेक से, तो उसका पूरा पैसा जितना उसका ड्यू है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, तो कैश में देंगे तो टू कैश या बैंक हो जाएगा। लोन और नहीं दे रहे हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टू उस पार्टनर के लोन अकाउंट के नाम से आ जाएगा, तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और तीसरा केस क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड। तो देखिए जब कुछ पेड कर दिया जाए, कुछ लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तब क्या करोगे, तो जितना पूरी अमाउंट से उसको जितना देना उस अमाउंट से डेबिट कर दो उस पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जितना पैसा हम उसको कैश या चेक से दे रहे हैं वो टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितना पैसा नहीं दिया है वो टू लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अ लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अब जो लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है उस पैसे का हम यूज कैसे करते हैं या उसका पेमेंट किस तरह से किया जाता है, उसको कैसे सेटलमेंट किया जाता है, उसकी बात हम करें तो ये कह रहा है लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ द प्री डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन अमंग द पार्टनर। इसका हिसाब किस तरह सेटलमेंट होगा, वो जैसा पहले से टर्म्स हमने डिसाइड कर रखी होंगी उस हिसाब से हम करेंगे। नॉर्मली द प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड इन फ्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट। In such cases, interest is credited to the loan account on the basis of the amount outstanding at the beginning of each year, and the amount paid is debited to loan account। यानी नॉर्मली जो लोन अकाउंट को डिस्पोज किया जाता है यानी उसको निपटाया जाता है, उस केस में क्या किया जाता है कि जितना एक्चुअल अमाउंट उसको पे करना है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं उसकी, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो पे किया जाता है उस अमाउंट की कुछ इंस्टॉलमेंट बना दी जाती हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट, और उसके साथ जो बची हुई अमाउंट होती है साल की स्टार्टिंग में उस पर उसको इंटरेस्ट भी दिया जाता है, जो भी रेट फिक्स होगा उनके बीच में उस हिसाब से। ठीक है। और उसी के हिसाब से उसको इंस्टॉलमेंट में हर इंस्टॉलमेंट के साथ जितनी इंटरेस्ट है
उस इंटरेस्ट को उसको पे कर दिया जाता है। वो बनेगा कैसे, वो आपको जब मैं इसके क्वेश्चन आएंगे तब हल कर सिखाऊंगा, ठीक है। एंड द अमाउंट पेड इज डेबिटेड, चलिए फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके लिए जनरल एंट्री समझ लीजिए। अभी जब इंटरेस्ट दी जाती है तब क्या किया जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जब इंटरेस्ट ड्यू हो रही है तब, और जब इसका पेमेंट किया जाएगा तब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब हम करते हैं तब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लोन अकाउंट, पर कैपिटल अब नहीं है और लोन अकाउंट में चल रहा है, तो लोन से अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट के साथ देंगे, इसमें इंटरेस्ट को अलग से कैड नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये सर अब देखिए, और एडजस्टमेंट के लिए बोलेगा तब क्या करेंगे, ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आती जाएंगी उनको आपको वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बेसिक आप एक बार यहाँ समझ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अलग से समझा रहा हूँ बिना न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं रिटायरमेंट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में डेथ के क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, लोन अकाउंट के क्वेश्चंस, यानी जो भी इससे रिलेटेड मेन चीज़ें हैं वो सब आपको कराऊंगा। इसकी जनरल एंट्री, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सब कराऊंगा। लेकिन आपको यहाँ भी पूरा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से पूरा डिटेल में ना बता पाऊँ, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूर समझना है एक बार। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर may decide to adjust their capitals in their new profit sharing ratio। तो देखिए, जैसे एडमिशन में या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस में वरना कैपिटल अकाउंट को कैपिटल होती है टोटल फर्म की, या हमारा कैपिटल शेयर होता है पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो वो सोचते हैं कि हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आया है उस रेशियो में अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में बताया था कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, या नए पार्टनर कैपिटल नहीं दिए तो ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ओल्ड और न्यू कुछ है ही नहीं, यहाँ तो रिटायरिंग और रिमेनिंग है। तब देखिए क्या करेंगे, ये कह रहा है ऐसे केस में हमें क्या करना है, द सम ऑफ देयर कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब देखिए, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया है जिसने, उसके हिस्से को हम हटा देंगे टोटल कैपिटल में से। जो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल थी उसके रिटायरमेंट से पहले उस कैपिटल को हम उसके में टोटल कैपिटल में से माइनस कर देंगे फर्म की में से, ठीक है। तो उन दोनों पार्टनरों का ये कैपिटल अकाउंट बनाने पर जो टोटल बैलेंस आ रहा होगा दोनों का, उस बैलेंस को हम जोड़ देंगे और ये मान लेंगे कि ये ही उनका टोटल फर्म की कैपिटल है, ठीक है। और फिर उस नई कैपिटल को, जो बैलेंस अमाउंट है, उस कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो भी कम ज़्यादा होगा उसका आपको मालूम ही है, या तो हम कैश में मंगा लेते हैं या उनके करंट अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसे कह रहा है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट इस कैपिटल कैलकुलेटेड, यानी कैलकुलेट किया जाता है कि उनकी कैपिटल कम है या ज़्यादा उस नए रेशियो के हिसाब से, और वो अमाउंट या तो कैश के द्वारा या करंट अकाउंट के द्वारा हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा हम उसमें कैपिटल एडमिशन में करते थे। जनरल एंट्री क्या होंगी एडजस्टमेंट के टाइम पे, फॉर एक्सेस कैपिटल, यदि किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है, यानी जो इसका रेशियो निकल के आया नया रेशियो में, जो इसका शेयर निकल के आया उस शेयर से और उसकी पहली कैपिटल ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा कैपिटल को वो निकाल के लेके जाएगा। तो ऐसे केस में उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, अगर वो कैश लेके जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। और डेफिशिएंसी होगी तब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में उल्टे एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैश या बैंक के उनका करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेथ की बात करें, ये छोटा सा ये डेथ का पार्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा अंतर भी नहीं आता रिटायरमेंट और डेथ में, एक आध चीज़ होती है जिसमें चेंज होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ डेथ इज सेम एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। देखिए ये कह रहा है डिसीज पार्टनर क्लेम इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब देखिए वहाँ पर तो हम क्या है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते थे, उसका बैलेंस निकालते थे, या फिर हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है,
कि जितना उसका बैलेंस बच रहा होगा, जो उसका बैलेंस आ रहा होगा कैपिटल अकाउंट का, उसको हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा चेंज क्या है इसमें, ये कह रहा है रिटायरमेंट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी रिटायरमेंट नॉर्मली या तो साल के अकाउंटिंग पीरियड जो है उसके एंड में होगा या स्टार्टिंग में होता है, लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हमें जो से उसका प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 महीने बाद वो डेथ हो गई, 4 महीने बाद हो गई या कुछ दिन बाद हो गई, तो उसके हिसाब से हमें उसको नया पार्ट इस साल का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है। रिटायरमेंट में नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द इंटरवेजिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने टाइम नए साल की स्टार्टिंग यानी 1 अप्रैल से लेकर उसके डेथ होने तक का है, उस टाइम के लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है और फिर उसका शेयर निकालना पड़ता है डिसीज पार्टनर का। डिसीज पार्टनर कौन, जिसकी डेथ हो गई है। तो ये 3 चीज़ें हमें तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसकी, तो ये कह रहा है इट इज कैलकुलेटेड बाई एनी वन ऑफ द, देखिए ऑन टाइम बेसिस और दूसरा होता है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इन दिस मेथड proportionately profit for the time period is calculated either on the basis of last year's profit or on the basis of the average profit of last few years। इसमें क्या किया जाता है कि अगर हम टाइम बेसिस पे कर रहे हैं तो मान लीजिए 3 मंथ के बाद उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो 3 मंथ के लिए हम क्या सोच देखेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था टोटल, और उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, वो था हमारा 40,000। ठीक है, 40,000, तो ये पूरे साल के लिए था लास्ट ईयर का, और ये अब की बार हमें केवल 3 महीने का चाहिए क्योंकि 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 3/12। तो ये तो हमारा पूरा प्रॉफिट आ गया फर्म का, लेकिन अब हमें उसका शेयर भी चाहिए साथ में। तो मान लीजिए जो डिसीज पार्टनर है उसका रेशियो है हमारा 1/5 का। ठीक है, मान लेते हैं, तो इंटू इसी में कर देंगे हम, इंटू 1/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो उसको कितना पार्ट रेशियो देना है हमें एग्जीक्यूटर को, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको 3 से 4 बार कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, 4 से ये 10,000 बार कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 10,000 को हम काटेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2,000। यानी जो डिसीज पार्टनर है उसका 3 महीने के प्रॉफिट में शेयर निकल के आ गया हमारा 2,000 रुपये का। या इसकी जगह वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपको कुछ सालों का प्रॉफिट दे दिया जाएगा, जैसे गुडविल में देते हैं, तो उसका आप एवरेज निकालेंगे पहले प्रॉफिटों का, और उस एवरेज के बाद फिर जैसे मैंने इस मेथड में बताया आपको, इस हिसाब से हम कर देंगे जितना भी टाइम पीरियड होगा उस हिसाब से और उसके शेयर के हिसाब से। ठीक है, बाकी आपको न्यूमेरिकल करेंगे जब समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ इसने कहा ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। दूसरा मेथड ये है कि भाई टाइम बेसिस में कई बार होता है कि भाई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो सेल्स का कितने परसेंट था। ठीक है, यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था वो सेल का कितने परसेंट था। तो हम क्या करेंगे, इस साल उतने महीने की सेल्स निकाल लेंगे और उस पर वो परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप थोड़ा सा, कि मान लीजिए लास्ट ईयर सेल थी हमारी 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, सेल कितनी थी हमारी, 2 करोड़, और प्रॉफिट निकल के आया हमारा कितना, प्रॉफिट है हमारा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का मान लीजिए हमारा प्रॉफिट निकल के आया। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट कितने परसेंट था, यानी जो प्रॉफिट निकल के आया वो हमारा सेल का कितने परसेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 10 लाख अपॉन 2 लाख, 2 करोड़ सॉरी, करके बता देता हूँ, ऊपर इसकी जगह हमारे पास यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 लाख है हमारे, सॉरी हाँ 10 लाख है हमारे पास, और नीचे कितना है 2 करोड़। ठीक है, वो जीरो का आप देख लेना, कॉमा वगैरह को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो इंटू 100 करके हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, और
5 जीरो से ये 5 जीरो हटा दो तो कितने परसेंट आगे निकल के ये हमारा 5%। तो पिछले साल हमारा ये प्रॉफिट का परसेंटेज था वो हमारा निकल के आया 5% का, या आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे भी सकता है कितने परसेंट था। तो इस साल मान लीजिए 3 महीने में या 4 महीने में जितने भी टाइम बाद उसकी डेथ हुई है तो उतने में वो आपको सेल दे देगा कि इस डेट तक, उस डेट की डेट तक कितनी सेल है। तो मान लिया अब वो कह दे कि 3 महीने में हमारी जो सेल हुई वो हुई है हमारी 40 लाख रुपए की, ठीक है, क्या कितनी कह देगा वो 40 लाख रुपीज़ की हमारी सेल हुई है। तो ऐसे केस में अब हमें उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है तो कैसे करोगे। तो हमें मालूम है 5% प्रॉफिट हुआ था जी लास्ट ईयर, तो इस साल की जो सेल है उस पर 5% लगा दो पहले तो, ठीक है, और इनटू उसका जो रेशियो था, रेशियो हमने 1/5 माना था, फिर से वही ले लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो कितना निकल के आ गया उसका हिस्सा आपका 40,000, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कंडीशन होंगी उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैलकुलेट होगा। तो यही आपका रिटायरमेंट और डेथ के अंदर पूछे जाने वाली चीज़ें हैं जो आपको थ्योरी में मैं बता सकता था, समझाने के लिए बता सकता था। इतना ही सब कुछ है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर आसान है आपका, अगर आपने एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर ढंग से किया हुआ है, अच्छे से आपको आता है, तो देखिए इसमें भी आपकी वही 3 चीज़ें बनती हैं नॉर्मली, रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वो आपको पहले समझाई जा चुकी हैं, आपने समझ भी ली होंगी, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी। तो उन्हीं में थोड़ा बहुत हम चेंज करते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के अंदर इसमें कभी कभी एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाता है, या तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट का, या नई जो डेथ के केस में एग्जीक्यूटर अकाउंट का। इसके अलावा कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो ये कुछ चैप्टर अगर आपको एडमिशन समझ में आ गया है तो आपको रिटायरमेंट और डेथ समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये आपके लिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप मेरी मेहनत पे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए मैं नई नई वीडियो लेके आऊँ। इसके अलावा आपकी बिजनेस स्टडीज में ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग तक मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है। इसके और साथ ही साथ हमारी वीडियो इकोनॉमिक्स की भी चल रही है, उसमें नेशनल इनकम पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।